नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की प्रिपरेशन शानदार चल रही होगी। ये सेशन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, पहले हम उस पर बात करते हैं। ये सेशन एग्जाम तक तो आपकी हेल्प करेगा ही, साथ में ही जब आप स्कूल व्याख्याता आप बन जाओगे तो उसके बाद भी ये आज का वीडियो, ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। कैसे साबित होगी? क्योंकि इस सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों, स्कूल शिक्षा के जो पदाधिकारी है, स्कूल शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे कि आपका प्रमोशन कैसे होगा। जैसे आप स्कूल लेक्चरर के रूप में सेलेक्ट होंगे, फिर उसके बाद प्रमोट होके आप कौन से पद पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद तो इन पदाधिकारियों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग की संस्थाओं को लेकर भी हम बात करेंगे कि कौन सी संस्थाएं राजकीय हैं, कौन सी स्वायत्त शासी है, जिसको हम ऑटोनोमस संस्थाएं कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये ऊपर क्या लिखा है आपने, स्कूल शिक्षा प्रबंधन एवं प्रशासन। ये भैया हमने इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि ये हमारा सेशन नंबर 2 है। इससे पहले एक क्लास हुई थी हमारी, जिसमें हमने राज्य स्तर पर प्रबंध और प्रशासन को समझा, जिले स्तर पर, संभाग स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर। तो उस क्लास को आप जरूर देखें। और जिन विद्यार्थियों ने पहली क्लास देखी है और उसके बाद उनके हल्के फुल्के जो डाउट होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। बहुत शानदार तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और इसके बाद के जो टॉपिक है ना हमारे, जैसे ये हमारा सिलेबस में मेंशन है एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान। अब इसके बाद के जो टॉपिक है ना, SCERT, BSER, IASE, डाइट, ये सब आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएंगे अगर इस सेशन को आप ध्यान से देख लेते हो तो। अच्छा जी, अब आ जाइए। ये हम पहले वाले सेशन में कंप्लीट कर चुके थे। राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे हमने इनको डिवाइड किया था। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इनको दोबारा रिपीट हम नहीं करेंगे। और मैं आपको याद दिला देता हूँ, पढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए थे, खंड स्तर, पंचायत स्तर, यहाँ तक हम आ गए थे। अब देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग के पदाधिकारी। अब आप तैयारी कर रहे हो और आगामी दिनों में आप बनने वाले हो स्कूल व्याख्याता। सेलेक्ट हो गए आप, आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया। कुछ समय कार्य करने के बाद आपका होगा प्रमोशन, और स्कूल व्याख्याता से आप प्रमोट होके कहाँ पे पहुंचेंगे? आप पहुंचोगे प्राचार्य के पद पे। फिर उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी, फिर उसके बाद उपनिदेशक, जिसको क्या बोलते हैं? डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद संयुक्त निदेशक, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर। और फिर उसके बाद अतिरिक्त निदेशक, जिसको बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर। और एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर तो डायरेक्टर होता है, और वो क्या होता है? वो होता है IAS होता है। अब उसका हमारे स्कूल शिक्षा विभाग से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग सर्विस से आता है। हम केवल स्कूल शिक्षा विभाग के पदाधिकारी पढ़ रहे हैं, जो कि हैं 5। ये होता है राज्य स्तर पे अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक होता है संभाग स्तर पे, उप निदेशक होता है जिले स्तर पे, ये होता है खंड स्तर पे, और ये होता है पंचायत स्तर पे। और प्राचार्य के नीचे क्या आएगा? व्याख्याता आएगा, स्कूल व्याख्याता। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये HM क्यों लिखा है आपने? HM इसलिए लिखा है कि ये हुआ करता था, ये पद हुआ करता था, वर्तमान में हेड मास्टर के पद को समाप्त कर दिया है। वरना पहले प्रिंसिपल से नीचे हेड मास्टर हुआ करता था, तो इसीलिए लिखा है ताकि आपको पता रहे कि हुआ करता था। क्लियर है बात? तो व्याख्याता, प्राचार्य, फिर ये सीक्वेंस रहेगा। इनको देखिए, मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। ये क्या है दोस्तों? ये है मुख्य पद। मैं एक शब्द का यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ। ये पद क्या है? मुख्य पद है। ये मुख्य पद क्या है? ये थोड़ी देर में आपको, अगले 2 से 3 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। ये मुख्य पद है, और ये मैंने स्तर भी इनका लिख दिया है, राज्य, संभाग, जिला, खंड और पंचायत। अब देखिए होता क्या है। अब ये मुख्य पद हैं। सरकार कभी कभी इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को इनके समकक्ष पदों पर ट्रांसफर कर देती है, अलग जगह नियुक्त कर देती है। आप कहेंगे कि क्या मतलब है इसका? समझिए। मान लीजिए प्राचार्य, मतलब यहाँ पे कोई प्रिंसिपल लगा हुआ है। अब प्रिंसिपल कहाँ कहाँ लग सकता है? एक तो गवर्नमेंट स्कूल में लग सकता है। अब वहाँ पे कोई प्रिंसिपल है और इसको स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करना है, तो वो प्रिंसिपल कहलाएगा। एक सिचुएशन तो ये हो गई कि वो स्कूल में लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
कि भी एक तो स्कूल में लग सकता है प्रिंसिपल के रूप में। इसके अलावा ये जो प्राचार्य है, क्या इसको डाइट में नहीं लगाया जा सकता? सरकार चाहे तो डाइट में लगा सकती है। तो डाइट में फिर ये प्रिंसिपल किस रूप में कार्य करेगा? वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में कार्य करेगा। पद इसका मूल पद प्रिंसिपल का ही रहेगा, इसको वेतन और सारे लाभ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, लेकिन डाइट में ये वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में काम करेगा। वैसे ही मान लो कोई प्रिंसिपल है, उदयपुर का रहने वाला है, मंत्री जी से बढ़िया बॉन्डिंग है और वो चाहता है कि मैं तो उदयपुर में ही लग जाऊं सहेलियों की बाड़ी RSCERT में, तो फिर चलो लग गया साहब प्रिंसिपल RSCERT में, फिर वहाँ पे वो प्रोफेसर के रूप में काम करेगा। वैसे ही प्रिंसिपल को अगर B.Ed सरकारी कॉलेज में लगा दिया तो फिर वहाँ पे वो रीडर के रूप में कार्य करेगा, लेकिन मूल पद यही रहेगा। किरदार बदल गए अभी, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम बात करें प्राचार्य के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, जिसको बोलते हैं DEO, क्या DEO को भी विभिन्न जगहों पे लगाया जा सकता है? कैसे? एक तो सिचुएशन ये रहती है कि जिला मुख्यालय पे लगा दो, तो वहाँ पे ये DEO के रूप में काम करेगा। इसके अलावा DEO को ब्लॉक में भी लगा सकते हैं क्या? अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको स्तर समझाए थे ना कि विभाग का प्रबंधन और प्रशासन को हमने 5 स्तरों में डिवाइड किया है, राज्य, संभाग, जिला और खंड। अब इसके खंड स्तर पे चलते हैं, ये रहा खंड ब्लॉक। अब इसका मुखिया जो होता है वो क्या कहलाता है? मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं CBEO। और ये CBEO कौन सी रैंक का होता है? ये होता है DEO रैंक का। यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये रहा जिला शिक्षा अधिकारी, ये मूल पद है, लेकिन जब इसको ब्लॉक में लगाएंगे DEO को तो ये किस रूप में लगेगा? CBEO के रूप में लगेगा। वहाँ पे ये भूमिका इसकी निभाएगा, पद यही रहेगा इसका। अगर वैसे ही DEO डाइट में लग जाए तो भाई आओ साहब डाइट वाला सिनेरियो भी समझते हैं, जिले में आ जाओ। अब देखिए ये रहा जिला स्तर। अब यहाँ पे देखिए इसका तो एक तो होता है मुखिया, जो क्या कहलाता है? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। वो होता है CDEO, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अब इसके अंडर में ये सब रहेंगे। यहाँ पे आप देखोगे एक तो होता है जिला मुख्यालय, एक प्रारंभिक शिक्षा का और एक माध्यमिक शिक्षा का। यहाँ पे जो अधिकारी लगेगा वो होगा DEO रैंक का। तो DEO को यहाँ पे लगा सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी दे सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी दे सकते हैं। ये यहाँ लग के क्या करेगा? स्कूलों की जांच करेगा, डराएगा धमकाएगा कि भी काम क्यों नहीं कर रहे हो, पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, स्कूलों में जाके चेकिंग करेगा। तो यहाँ पे जो भी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अलग अलग है ना, तो यहाँ पे वो इस रूप में कार्य करेगा। वैसे ही अगर डाइट में कोई प्राचार्य पर नियुक्त है तो वो भी किस रैंक का होगा? DEO रैंक का होगा। समझ गए क्या? ये देखिए जिला शिक्षा अधिकारी को एक तो हमने जिला मुख्यालय पे लगा दिया, ब्लॉक में ये CBEO के रूप में लगेगा। वैसे ही डाइट में किस रूप में लगेगा? प्राचार्य के रूप में लगेगा। है तो भैया इसका मूल पद तो ये, लेकिन वहाँ पे प्राचार्य के रूप में काम करेगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे बताया कि डाइट का जो प्राचार्य होगा वो इस रैंक का होगा, ये होगा उसका मूल पद। ठीक है ना? उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो ये हो गया जिला शिक्षा अधिकारी। फिर इसके बाद बात करते हैं DD की, उप निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर। जिला स्तर पे हम इसको लगा देंगे तो ये किसके रूप में लगेगा? CDEO के रूप में। अब देखिए आइए जिला स्तर पे आइए, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी CDEO, और ये किस रैंक का है? DD रैंक का है सर। इसका मूल पद है DD, लेकिन ये काम करेगा किसके रूप में? CDEO के रूप में। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा ना, सरकारें चेंज होती है तो जो सरकार के जो चहेते लोग होते हैं, मंत्रियों के जो चहेते लोग होते हैं, उनके मनपसंद जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी ये सुना होगा, देखा होगा ना आपने।
हम मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका कार्य मतलब ये थोड़ा सा रिसर्च वगैरह का है, उसको पढ़ने का शौक है, तो वो क्या करता है, कोई भी जो डीईओ रैंक का जो होता है वो क्या करता है, डाइट में लग जाता है आके, भाई मंत्री जी से बढ़िया संपर्क है और वहाँ पे किसी को प्राचार्य बनना है और वो डीईओ के मूल पद पे है, तो फिर वो ऐसे बात करके मंत्री जी से कन्विंस करके वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लेता है अपना। समझ गए क्या? जो पढ़ने का शौक है, रिसर्च करने का शौक है, मान लो किसी को भाई चेकिंग करने का शौक है, गाड़ी में घूमने का शौक है, जांच पड़ताल करने का, डराने धमकाने का, तो फिर वो लग जाएंगे मुख्यालय में, ये भी डीओ रैंक के हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये है कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, यहाँ पे आता है बजट, पैसे वगैरह आते हैं, सरकार यहाँ पे जो भी योजनाएं वगैरह चलाती है तो उसका काम यहाँ पे किया जाता है। किसी को भाई लेखा जोखा का शौक है तो वो यहाँ पे लग जाएगा एडीपीसी में, यहाँ पे बजट ही बजट है, पैसा ही पैसा है। आओ लगाओ पैसों को ठिकाने, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह का जो बॉन्डिंग अच्छी होती है वो अच्छे पदों पे आ जाते हैं लोग। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात को? तो यहाँ पे भी कौन होता है, यहाँ पे भी डीईओ रैंक का ही अधिकारी आता है। तो ये है जिला स्तर, खंड स्तर, पंचायत स्तर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और जेडी जेडी रहता है, ये इसी के रूप में लगता है। कहाँ पे लगता है? संभाग में लगता है। ये देखिए संभाग में मैंने आपको बताया था, संभाग स्तर का जो मुखिया होता है संयुक्त निदेशक, जेडी होता है। ये आईएएस वगैरह नहीं होता है, आईएएस आरएस कुछ नहीं होता, ये शिक्षा विभाग का अधिकारी है। आप भी बन सकते हो संयुक्त निदेशक, अगर आप 21-22 साल की उम्र में नौकरी लग जाते हो, स्कूल व्याख्याता बन जाते हो, तो आपकी संभावना रहती है यहाँ तक पहुँचने की, अगर आपकी अच्छी रैंक भी आती है साथ में, वरना तो कोई मतलब वाली बात है नहीं। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना है, प्राचार्य, फिर जिला शिक्षा अधिकारी, फिर उप निदेशक, फिर संयुक्त निदेशक, फिर अतिरिक्त निदेशक। क्या बात क्लियर है क्या? तो ये पदाधिकारी हो गए, इनका मूल पद ये रहता है और इनको अलग अलग किरदारों के रूप में अलग जगह पे नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। वो मंत्री जी के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है, आपकी कैसी जान पहचान है, सब राजनीतिक बातें होती है, वो सब आप ऑलरेडी जानते हैं। समझ गए क्या? आगे बढ़ता हूं, देखिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मूल पद ये है और फिर क्या होता है, जैसे सरकार चेंज हो गई तो फिर जो अच्छे पद हैं इनमें से उन लोगों को फिर दूर फेंक दिया जाता है। फिर जैसे सरकार चेंज हो गई, नए मंत्री आ गए, नए अधिकारी आ गए, तो फिर वो अपने हिसाब से लोगों को लगा देते हैं। इसलिए तो आप देखते हो ना, रोज ट्रांसफर की लिस्ट निकलती रहती है, हटा दिया लगा दिया, तो वो इसीलिए होता है, ठीक है। अब देखिए स्कूल शिक्षा विभाग की संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। मैं वापस से अपने ब्लूप्रिंट पे लेके आता हूँ, यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी दोस्तों। स्कूल शिक्षा का प्रबंधन और शासन हमने समझ लिया, पदाधिकारियों को हमने समझ लिया। अब स्कूल शिक्षा की संस्थाओं को हम समझ लेते हैं। आइए ये लीजिए साहब, स्कूल शिक्षा की संस्थाएं। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे मैंने SCE लिखा है, ये क्या मतलब है इसका, इसको भी समझ लीजिए आप। देखिए एक तो होता है, मैंने कहा कि स्कूल शिक्षा, तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि आप इसको SE भी तो लिख सकते थे, लेकिन आपने इसको क्या लिखा, SCE लिखा। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है, पहले एक माध्यमिक शिक्षा चलती थी, आपको पता हो तो, सेकेंडरी एजुकेशन, उसको SE लिखा जाता था। अब तो ये कंट्रोवर्सी हो गई ना, फिर डिफरेंट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये छोटा सी जोड़ा गया, SCE यानी कि स्कूल शिक्षा। आगे बात समझ में कि ऐसे क्यों लिखा है, हम सी को गायब करके क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब होता है सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि पहले चलता था, ठीक है। इसकी संस्थाओं को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो है राजकीय संस्थाएं और दूसरी है आपके सामने स्वायत्त शासी संस्थाएं। अब क्या मतलब है इनका? देखिए स्वायत्त शासी संस्थाएं वो होती है जो अपने, इसके अंदर खुद का अपना एक बोर्ड होता है, जो खुद नियम बनाते हैं, सब काम अपने हिसाब से ये करते हैं, ठीक है। और राजकीय संस्थाओं पे डायरेक्ट नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनमें। अब देखिए राजकीय संस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं आती है, जैसे मैं बात करूं निदेशालय।
निदेशालय क्या करते हैं? नीति लागू करने का कार्य करते हैं। नीति बनाता कौन है? शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव बनाते हैं, उनको लागू करता है निदेशालय। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा है? क्योंकि निदेशालय 2 हैं, प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के आज भी 2 हैं निदेशालय, बीकानेर में ही है। ठीक है, इसके अलावा राजकीय संस्थाओं में दूसरा नाम आता है डाइट का, और हमारे राजस्थान में टोटल डाइट कितनी है? 34 है ना। टी का मतलब ट्रेनिंग, डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट, बाकी इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे आगे, टेंशन वाली बात नहीं। तीसरा है IASE, ये भी 2 हैं। और चौथे नंबर पे हैं दोस्तों पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, जो 5वीं 8वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होती है वो यही लेता है। तो ये क्या है? राजकीय संस्थाएं हैं। अब बात करते हैं स्वायत्त शासी संस्थाओं की। इसमें पहला नाम आता है आपके सामने BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, अजमेर में है। हम एक पहचान बताता हूं आप लोगों को। जिस भी नाम में काउंसिल शब्द आए, बोर्ड शब्द आए, तो मतलब ये एक चांस रहता है, हमेशा नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम, जहाँ पे भी काउंसिल और बोर्ड शब्द आए वो क्या होता है? स्वायत्त शासी संस्था होती है। हमेशा नहीं, लेकिन एक पहचान का ये तरीका होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे BSER है, बसेर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, बोर्ड आ गया ना। वैसे ही सेकंड नंबर पे यहाँ पे है RCSCE, इसका मतलब तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था, स्कूल एजुकेशन है ना। ये देखिए यहाँ पे SCE, स्कूल एजुकेशन, स्कूल शिक्षा। और यहाँ पे ये क्या है? RCSCE, आर का मतलब राजस्थान हो गया, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। काउंसिल आ रहा है, परिषद, तो कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है ना कि ये स्वायत्त शासी संस्था है। ठीक है, वैसे ही ये क्या है? RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, बी का मतलब है बोर्ड, तो ये भी स्वायत्त शासी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ हमेशा नहीं, लेकिन ज़्यादातर चांस में आपको हिंट मिल जाएगा। जैसे ये लास्ट वाला नाम है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, अब इसमें न तो काउंसिल आ रहा है न बोर्ड आ रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे बोर्ड और परिषद काउंसिल ये आ जाए तो वो स्वायत्त शासी संस्थान होने की पहचान है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? तो ये सब क्या है? स्वायत्त शासी संस्थान है, जैसे RSCERT। अब जैसे ये RSCERT है ना, ये किससे बना है भाई? नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो वहां पे तो क्या होता है? NCERT होता है, नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं हम। स्टेट लेवल की बात करेंगे तो SCERT होगा। अब भाई साहब इंडिया में स्टेट भी तो बहुत सारे हैं, मैं कौन से स्टेट की बात कर रहा हूँ? राजस्थान की बात करूंगा तो R लगा दूँ, RSCERT। हरियाणा की बात कर रहे हैं तो H लगा दो। समझ गए क्या? तो हर स्टेट को रिप्रेजेंट कर देता है फिर ये ऐसे। तो ये भी क्या है? स्वायत्त शासी संस्थान है, हर स्टेट की अपनी होती है। तो यहां से प्रश्न कैसे बनेगा? निम्न में से कौन सी राजकीय संस्था है या नहीं है? है या नहीं है? क्या मेरी बात आ गई समझ में? तो मैंने तरीका भी आपको बता दिया कि कैसे पहचान करेंगे, और इनको आप ध्यान में रखें। अब देखिए, अब मैं आपको सिलेबस पर लेके चलता हूँ। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन इनको हर कोई समझता नहीं है। सिलेबस का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, अब इस पे आप ध्यान देंगे। एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान। ये हमने समझा कि प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल का सिनेरियो कैसे काम करता है। फिर उसके बाद SCERT, BSER, IASE, डाइट, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। समझ गए क्या? ये सारे कहाँ से निकल के आ रहे हैं? ये सारी संस्थाएं स्कूल शिक्षा की संस्थाएं हैं। इनमें कुछ स्वायत्त शासी हैं, कुछ राजकीय हैं। अब हम डायरेक्ट इनको पढ़ते, या तो डायरेक्ट मैं आपको कहता कि भाई लगाओ हेडिंग है SCERT, और डायरेक्ट नहीं पढ़ के हमने इनका पूरा बैकग्राउंड पढ़ा कि ये होती क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है। अब उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक पूरा मैप बनता है
कि ये संस्थाएं क्या है, कैसे आई, और इन संस्थाओं पे बहुत सारे शिक्षा के अधिकारी बैठेंगे, जो कि वो इनमें से ही तो बैठेंगे, इनमें से ही तो बैठेंगे। अब मैं बीच बीच में कुछ शब्दों को बोलूंगा कि यहाँ पे बैठेगा उपनिदेशक, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भी उपनिदेशक कौन है। अच्छा अच्छा, ये जिला शिक्षा अधिकारी से ऊपर का है, जेडी से नीचे का है, समझ गए आप, वो वाली बात है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे काम आने वाले हैं, जो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, टॉपिक को समझने में पूरी हेल्प करेंगे आपको। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्टार लगाए हैं, ये स्टार लगाए हैं, इसका मतलब है ये हमारे सिलेबस में है। जैसे हम डाइट को सेपरेट रूप से पढ़ेंगे, IASE को पढ़ेंगे, बसेर को पढ़ेंगे, RSTB को पढ़ेंगे, ये हमारे सब सिलेबस में, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं क्या है ये। देखिए सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक दो बातें लिख लीजिए आप इसमें, हेडिंग लगा के आप लिख लीजिए। ये लो सर, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसी को हमने क्या बोला था शॉर्ट में, RCSCE, है ना। हाँ, और एक काम और करिएगा आप, ये क्लासेस लेने के बाद आप टेस्ट जरूर दें। टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं। और टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, 3 सितंबर 2020 को। अब देखो यहाँ पे काउंसिल आ रहा है, परिषद आ रहा है, मतलब स्वायत्त शासी संस्थान है। यहाँ का मुखिया कौन होता है, आयुक्त बैठता है यहाँ पे, ठीक है। और कार्य क्या होता है, समग्र शिक्षा अभियान का संचालन करता है ये परिषद। तो ये दो तीन बातें आप इसकी ध्यान रखें, और कोई खास बात नहीं है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी, अब हम किस पर मूव करेंगे दोस्तों। अब ये फाउंडेशन हमारा हो चुका है, अब हमारी चर्चा रहेगी ये जो संस्थाएं हैं, SCERT, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, डाइट, इनको हम खोल के रख देंगे अब। और जब आप ऐसे पढ़ोगे ना, तो ये बातें एक बार पढ़ने में और लॉन्ग लास्टिंग आपको याद रहेगी। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे और डायरेक्ट इनको रटना आप शुरू करोगे, तो फिर आज पढ़ोगे 5 दिन के बाद गायब। लेकिन अब आप इनको पढ़ोगे तो आपका पूरा बेसिक बातें इनकी क्लियर है कि भाई ये क्यों है, कैसे हैं, क्या है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप बताएं। इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, मैनेजमेंट, सबकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे है, आप सभी की क्लासेज आप देख सकते हैं। धन्यवाद।